नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हम कर चुके हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनएनपी। फिर हम बात करते हैं, दो और कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या नई चीज आ गई, व्हाट इज मार्केट प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। आप जब भी ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ना, या एनडीपी या एनएनपी, जब भी आप ये सब कैलकुलेट करते हैं तो ये आप या तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हैं या तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से होता है, क्या फर्क है, ये सब हम देखेंगे। देखिए, आज आपको गाड़ी बनानी है, कोई है जो इतना पैसा रखते हैं, वो कहते हैं भाई मैं गाड़ी का एक प्लांट लगाऊंगा। तो उस प्लांट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। फिर आपने प्लांट बना लिया, अच्छा एसी वगैरह है, अच्छे ऑफिसेज हैं, वर्कर्स के लिए उनका वर्किंग एरिया है, वहां पे भी अच्छी आपने सैनिटेशन और सब रखा है। अब आपको क्या चाहिए, लेबर, क्योंकि आप कितना भी अच्छा ऑफिस और कितना भी अच्छा ग्राउंड बना देंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस बना देंगे, जब तक आपके पास लेबर नहीं है तो वहां काम कौन करेगा। तो सबसे पहले आपने एक लैंड लिया, उस लैंड पे आपने प्लांट बनाया, फिर आपने लेबरर्स को हायर किया, और आपको और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। पैसे के बगैर तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं था, तो आपको कैपिटल भी चाहिए। और एक चीज आपको क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कोई तो आपको चाहिए जो इस सबको ओन करेगा और ये सब रन करेगा, राइट। तो हमारे एग्जाम्पल में मान लेते हैं रमेश जी हैं जो कि कार का अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं। तो रमेश जी ने लैंड लिया, उन्होंने लेबर हायर किया, उन्होंने पैसा डाला अपना भी, फिर उन्होंने मार्केट से उठाया, बैंक से लिया, तो रमेश जी हमारे एंटरप्रेन्योर हो गए। अब देखिए, लैंड पे आप क्या पे करेंगे, रेंट आपने रमेश जी पे करेंगे, लेबर को रमेश जी क्या देंगे, वेजेस, तनख्वाह तो देंगे आप उन्हें क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। कैपिटल जो रमेश जी एम्प्लॉय करेंगे, जो पैसा इस पे आया है, उसका क्या रिटर्न होता है, इंटरेस्ट। और रमेश जी ने क्यों इतनी मेहनत करी, क्योंकि रमेश जी क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। तो ये जो चार हैं ये कहलाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और ये जो चार हैं जो आपने इनको कॉस्ट बियर किया आपने इन सब के लिए, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट, ओके। लेट्स अज्यूम, ऐसा मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि हम एक पेन प्रोड्यूस करने की कंपनी है। तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो आपने जो अपना एक पेन क्रिएट किया, उस पेन की फैक्टर कॉस्ट यानी उसको प्रोड्यूस करने में क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट आपने बियर की, वो कहलाएगी उसका प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज कीजिए ये सब मिला के आपको वो पेन पड़ा 100 रुपीज का, ओके। तो आपके फैक्टर कॉस्ट पे उसकी प्राइस क्या पड़ रही है, 100 रुपीज। अब आपने क्या किया, आप इसे मार्केट में लाए बेचने के लिए, तो क्या ये पेन 100 का ही बिकेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं,
क्योंकि इस पे गवर्नमेंट क्या लगाएगी, 10 रुपए का टैक्स। लेट्स अज्यूम, हम ऐसा सिर्फ समझने के लिए कह रहे हैं कि आपने 100 रुपए का पेन बनाया, उस पे 10 रुपए क्या लगाया गवर्नमेंट ने, टैक्स। किस तरीके का टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। और साथ ही में गवर्नमेंट ने आपको लेट्स से 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। सब्सिडी क्या है आगे हम पढ़ेंगे इसको भी, अभी के लिए आप समझिए सब्सिडी एक तरीके की छूट है जो आपको सरकार के थ्रू मिली। कितनी मिली, 5 रुपीज की। और टैक्स कितना लग गया, 10 रुपए। अब जब टैक्स लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे, इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसके अंदर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकली हुई उसकी प्राइस पे वो ऐड हो जाएगा। जो कंज्यूमर आपका पेन खरीदने आएगा वो पेन वो इस 10 रुपए एड ऑन प्राइस पे खरीदेगा, राइट। और जो सरकार ने आपको छूट दी वो इस प्राइस में से माइनस हो जाएगी। तो आपका जो पेन है वो 105 रुपए का बिकेगा। ये 105 रुपए क्या है, ये है मार्केट प्राइस, यानी वो प्राइस जिस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक रहा है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं, मार्केट प्राइस is equals to factor cost plus indirect taxes minus subsidies। आप इसे अपने एग्जाम्पल में लगा के देखिए, आप इजीली समझेंगे। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये आपको क्या दे देता है, उस पेन या उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस। तो इस हिसाब से ये देखिए, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोशिश करके इसे एग्जाम्पल से समझिए। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा दिया उससे जो प्राइस निकली आपके प्रोडक्ट की वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। जब आप उसे मार्केट में उतारते हैं तो उस पर गवर्नमेंट के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं जिनसे उनकी कीमत बढ़ती है। और साथ ही साथ अगर आपके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो उस सब्सिडी से उसकी प्राइस उतनी छूट से कम हो जाती है। तो इसीलिए मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब आप देखिए, अगर अपन यही कॉन्सेप्ट जीडीपी जीएनपी पे लगाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, GDP at market price is equals to GDP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies। यही बात है, अपन ने उसको वहां पे सिर्फ अप्लाई किया है। सिमिलरली GNP at market prices, GNP at factor cost plus IT minus S। कोई नई चीज नहीं है, इसी चीज को आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, NDP एट मार्केट प्राइस, जीडीपी से एनडीपी अपन ने कैसे निकाला था, याद कीजिए, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, है ना। और इसी एनडीपी को हम यहां लाए एट मार्केट प्राइस, क्या होगा ये, NDP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies, right? I hope आप समझ पा रहे हैं अभी तक। Similarly, NNP at market price, ये क्या होगा, nothing but NNP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies, राइट। अब देखिए इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो वो ऐसे बनेंगे, आपको ये जो चार आप देख पा रहे हैं ना इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आपस में मिक्स करके दे दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी सही है वो बताइए, या ये सही है या ये नहीं सही है, इस तरह से। तो आपको इसके लिए
रट्टा लगाना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जीडीपी, एमपी, एफसी, आईटी, ऐसा आप कितने का रट्टा लगाएंगे। तो इसको समझना जरूरी है। समझने के लिए हमने क्या देखा था, सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट है आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को दिए गए रेंट, वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट है और एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या है, प्रॉफिट है। तो इन प्राइसेस से जो आप निकालते हैं वो तो फैक्टर कॉस्ट की प्राइस हो जाती है, और मार्केट प्राइस क्या होती है, इस फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं और सब्सिडीज माइनस कर दी जाती हैं। अब आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है और आपको इसको अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास सवाल आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ जीडीपी पे ये अप्लाई कर दीजिए, जैसे कि अभी हमने समझा, सिंपल सा है। अब आप देखिए जो हमने इसका लास्ट स्टेटमेंट किया था, इसको मैं एक बार यहां फिर से लिख लेती हूं, आप साथ साथ में इसको बोलते जाइए अपने पास। एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आई होप आप सब यहां तक समझ पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसके आगे देखिए, आप सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, भले ही आप कोई से भी बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स से आते हैं डायरेक्टली आरएएस में, मैथ्स एंड क्वांट्स, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, ये समझ रही हूं मैं। तो ये देखिए, अगर मुझे इस इक्वेशन में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आप ये देखिए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये इधर आएगा, इक्वेशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी इधर आएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। बेसिक मैथ्स है, और होप आप लोग यहां तक तो पढ़ ही चुके होंगे। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इससे हमने ये डिड्यूस किया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी करते हैं, जीएनपी करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं। जब हम एनआई नेशनल इनकम की बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस का टॉपिक है, तो हम असल में किसकी बात कर रहे होते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा सिंपल सवाल हो सकता है, व्हाट कैलकुलेट्स नेशनल इनकम, कौन से कैलकुलेट किया जाता है। और आपको सपोज ये 4 आपको ऑप्शंस दे दिए कि इनमें से नेशनल इनकम क्या है। सिंपल है आपके लिए निकालना कि इनमें से नेशनल इनकम ये है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली इस बात में अब क्लियर हैं। यहां हमने देखा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट गिव्स यू नेशनल इनकम। ओके, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। अब क्या है, जिस तरह से आपने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब आप फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी। सिमिलरली ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, ये 2 तरीके की प्राइसेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं।
अगर आपने इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ा है तो आप उसमें पढ़ेंगे, अगर राजस्थान का पढ़ा है तो उसमें लिखा होगा GSDP। ये कुछ नई चीज नहीं है, GDP ही है पर स्टेट की। तो जब आप स्टेट की GDP की बात करते हैं तो आप उसे GDP ना कह के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी GSDP। तो अगर आप GSDP की बात करेंगे तो आप अपने इकोनॉमिक रिव्यू में देखेंगे GSDP एट करंट प्राइसेस, या लिखा होगा GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब इसका क्या मतलब है, क्या नई चीजें आ गई हैं? देखिए, सपोज करते हैं हम अपने पेन पे वापस चलते हैं। ओके, हम एक समझने के लिए हम सपोज करते हैं, हम ऐसा सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनके? फाइनल पेन। तो हम बस इसी को हम अपना रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि एक इकोनॉमी है जिसका ओनली फाइनल गुड एंड सर्विस क्या है? पेन। पेन ही बनाते हैं बस वो लोग। तो आप देखिए, उन्होंने एक साल में प्रोड्यूस किया, सपोज 2021-22, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ पेन ही बनाते हैं और उन्होंने 21-22 में कितने पेन बनाए? 100 पेन्स। और सपोज कीजिए मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि हमने देखा था पहले के लेक्चर्स में कि क्या है GDP, बेसिकली इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो मॉनेटरी वैल्यू मतलब वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, कि ये कितने का है। सपोज करें एक पेन जो है 10 रुपए का बिक रहा है, तो आप जब इनका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो वो आउटपुट कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, राइट। अब सपोज कीजिए 2022-23 में आउटपुट जो है वो थोड़ा कम रह गया, तो इस बार 100 की जगह 80 पेन ही वो प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन क्या हुआ, पेन की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो है जो इंक्रीज हो गई, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो गई? इन्फ्लेशन जानते हैं आप लोग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण से क्या हुआ, जो वैल्यू है वो काफी इंक्रीज हो गई। तो इसका टोटल आउटपुट कितना हो गया? दिस इंटू दिस क्या आ गया? 1600। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की वैल्यू देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह, हमारी इकोनॉमी तो काफी ग्रो कर गई, अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है ना, क्योंकि यहां तो सिर्फ 1000 रुपीज ही था, यहाँ 1600 हो गया। बट क्या ये सच में हुआ? क्या आउटपुट सच में इंक्रीज हुआ? यहां तो 100 का आउटपुट था और यहां आउटपुट मात्र 80 था, ओनली 80। तो भी क्या हुआ, एक मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन आ गया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आउटपुट अच्छा हो रहा है, जो कि गलत है। ये जो है ये हमने क्या लिए, 10 रुपए और 20 रुपए क्या थे? ये 10 रुपए था 2021-22 का प्राइस और 20 रुपए था 2022-23 का प्राइस। तो ये क्या है? करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, यानी इस साल में पेन की कितनी कीमत थी आपने उससे कैलकुलेट किया, इस साल में पेन की कितनी कीमत थी उससे आपने कैलकुलेट किया। तो ये जो प्राइसेस हैं 10 रुपए और 20 रुपए के, ये हमारे एग्जाम्पल में ये कहलाते हैं करंट प्राइसेस, यानी उस दौरान क्या प्राइस चल रहा था वो कहलाता है करंट प्राइस। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई? इससे प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी इकोनॉमी का आउटपुट तो नहीं बढ़ा, लेकिन कैलकुलेशन में बढ़ा हुआ क्यों दिखा? इन्फ्लेशन की वजह से। इस वजह से हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए, वो था कांस्टेंट प्राइसेस। पुराने अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। सपोज यही एग्जाम्पल है, एक साल में 100 आउटपुट था, दूसरे साल में 80 ही था। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमें ओरिजिनल कंपैरिजन करना है, रियल कंपैरिजन, तो किस तरह से किया जाए। तो चलिए पीछे चलते हैं 2011-12 पे।
हम ये सोचते हैं कि अच्छी आउटपुट से हमारा अच्छा डिपिक्शन हो, प्रॉपर डिपिक्शन हो असल में क्या चल रहा है, तो हम एक फिक्स्ड ईयर की वैल्यू को ले लेते हैं 2011-12। हम ये जो इनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे वो इसके प्राइस के हिसाब से निकालेंगे, जिससे कि क्या होगा, इनकी प्राइसेस में फर्क नहीं आएगा, तो इसीलिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारी कैलकुलेशन पे नहीं दिखेगा। तो आप गए पीछे, आप गए 2011-12 की प्राइसेस पे। सपोज कीजिए 11-12 में वो जो पेन था वो सिर्फ 2 रुपए का बिकता था। ओके, मॉनेटरी वैल्यू वाज 2 रुपीज पर पेन। तो अब देखिए आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मनी क्या हो गया आपका। क्या अब आपको अपनी इकोनॉमी की या अपने आउटपुट की ओरिजिनल स्टेट ज्यादा अच्छे से पता लग रही है? डेफिनेटली लग रही है। पहले क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से ये धोखा था, ये गलत वैल्यूज थी, है ना। दिस वॉज नॉट द रियल डिपिक्शन, दिस इज द रियल डिपिक्शन। 200 रुपए और 160 रुपए, तो यहां आपको रियल इकोनॉमी की कंडीशन पता चल गई। इसीलिए जो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एक पुराने साल की फिक्स्ड वैल्यूज पे, उन्हें हम कहते हैं कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस। ओके, ये जो साल हमने लिया था, जिस साल की प्राइसेस हमने कैलकुलेशन में यूज की हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस ईयर, उसे हम कहते हैं बेस ईयर। तो अब आप समझ गए कि बेस ईयर क्या होता है, उस ईयर की वैल्यूज जिनको हमने कैलकुलेशन में कांस्टेंट प्राइसेस के कैलकुलेशन में लिया है। अब देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है। 2021 के RAS के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स। सीधा सा क्वेश्चन था, बेस ईयर इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मीन्स, क्या मतलब है इसका। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और वो ऑप्शंस बहुत ही आसपास की डेफिनेशंस थी, लेकिन उसमें जो सही था वो ऑफ कोर्स अब आप इजीली बता सकते हैं कि बेस ईयर क्या है। हमने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा, वो साल जिसकी प्राइसेस को हमने कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेशन के लिए लिया है, उसे हम बेस ईयर कहते हैं। अभी आपको किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी ट्विस्ट करके बता दिया जाए, क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल पाएंगे। और अब आप देखिए कि आरपीएससी में किस तरीके का सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट कंसेप्चुअल, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा ईयर बेस ईयर है। हालांकि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर हम आज कैलकुलेशन में बेस ईयर मानते हैं, विच इज 2011-12। इंडिया की कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेशंस के लिए आज हम कौन से ईयर को बेस ईयर मान के चल रहे हैं, 2011-12 को, राइट। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि बेस ईयर होता क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानते हो कि बेस ईयर क्या है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के आपको दिया जा सकता है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए और आप ये समझ पाएंगे। इसके साथ साथ आपका नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं, अलॉन्ग विद किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम देख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो हमने पढ़ा है इन सारी वीडियोस को आप देखें, रेगुलरली रिवाइज करें, अपने आप को रट्टे से बचाइए और कंसेप्चुअली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, ताकि जब आपको इस तरीके की 5-7 इक्वेशंस दे दी जाएं तो आप उनको इजीली समझ लें। क्वेश्चन ये आ सकता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहां पे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, विच इज NNPFC। लेकिन ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे, लेकिन NNPFC होता क्या है, ये इक्वेशन तक आप पहुंचेंगे तब जब आप कंसेप्चुअली क्लियर है। तो इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करते हैं। हम इस तरीके से इकोनॉमिक्स के लगभग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और हम ये टॉपिक्स किस रिस्पेक्ट में कवर करेंगे,
क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, हमने उन टॉपिक्स से शुरू किया है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी वीडियोस आप तक पहुंचे ताकि आप ये सारे टॉपिक्स पे थरो हो सकें और आप क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच।